हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स की जो नेक्स्ट सीरीज़, जो कि हम जिसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी लेक्चरर और जो भी अन्य एग्ज़ाम जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं आपके, मैं स्टूडेंट उन सब की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। और उसमें एमसीक्यूज़ जो है मैं लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से। इनको मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि हाँ ये कहाँ से और किस तरह से लिया गया है। तो स्टूडेंट, जो भी व्यूवर्स मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए। और अगर आपको अच्छी लगती है ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सकें हमारी इस वीडियो से। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर्स के यूपी पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनसे लिया है मैंने। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में नहीं की गई थी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था वो 1944 में हुआ था और इसमें जो आयात निर्यात से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन दे रखी हैं वो ये दे रखी हैं: इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और नंबर 4 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो थी व्यापार से संबंधित समस्याएं, जितनी भी समस्याओं को समाधान करना था तो इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसमें ये पूछा गया है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था कोई सिफारिश नहीं की गई थी। तो ऑप्शन डी स्टूडेंट इसमें सही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, क्योंकि इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था वो 1944 में हुआ था। तो बाकी जो तीनों संस्थाएं हैं वो इसकी सिफारिश के अंतर्गत थी, लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी सिफारिश के बाहर थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक अधिकारी अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देगा यदि उसकी बिक्री कीमत कम हो। ऑप्शन ए है औसत लागत से, या फिर सीमांत लागत से, औसत परिवर्तनशील लागत से, या औसत स्थिर लागत से। तो यहाँ पर एक अधिकारी जो होता है वो अल्पकाल, यानी कि जो अल्पकाल में साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और उसमें वो जितने भी साधन हैं जिसको वो परिवर्तन नहीं कर पा रहा है तो उन्हीं साधनों के द्वारा वो अपनी बाजार प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। और ऐसे में उसकी जो बिक्री कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो जाती है तो वो अपना उत्पादन बंद कर देता है, क्योंकि और जब तक उसका जो प्रोडक्ट होता है उसका मूल्य जो होता है वो औसत परिवर्तन लागत से ऊपर रहता है तब तक तो वो अपना उत्पादन जारी रखता है। लेकिन जैसे ही औसत परिवर्तनशील लागत से उसकी बिक्री कीमत कम हो जाती है तो वो अपना जो उत्पादन है वो बंद कर देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं लेफर वक्र। लेफर वक्र दर्शाता है, संबंध क्या दर्शाता है? बड़ी कर दरों या बड़ी आय का, या कम कर दर या बड़ी आय का, कम कर दरों या कम आय का, या बड़ी कर दरों या कम आय का। तो ये लेफर वक्र जो दर्शाता है वो ये दर्शाता है यहाँ पर स्टूडेंट, ऑप्शन बी इसका सही है कि कम कर दरों द्वारा और बढ़ी हुई आय के द्वारा ही हम राजस्व में वृद्धि कर सकते हैं और इससे ही राजस्व की डेवलपमेंट हो सकता है। तो लेफर ही एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये बोला था कि अगर हम कर दरों में जो कर हैं, जो बढ़ी हुई कर लगाते हैं, हम उन कर दरों में कम कर दें और उनकी आय को बढ़ा दें तो इससे वो अच्छा मेंटेन करेंगे और अच्छी तरह से व्यापार करेंगे और उनको व्यापार की ओर आकर्षित होंगे, यानी कि वो अपना जो प्रोड्यूसर है वो उत्पादन अच्छी तरह से करेगा, क्योंकि अगर उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा नहीं लगेगा और उसकी आय भी बढ़ेगी तो वो अपना उत्पादन मन लगा कर पाएगा। इस वजह से उन्होंने राजस्व को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने ये सुझाव दिया था कि कम कर दरों द्वारा और बढ़ी हुई आय द्वारा
ही हम राजस्व को अधिकतम कर सकते हैं। तो लेफरवर्क जो संबंध दर्शाता है वो दर्शाता है कम कर दरों द्वारा और बढ़ी हुई आय दर द्वारा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत मान्यता पर आधारित है। ऑप्शन ए है पूर्ण रोजगार, ऑप्शन बी कोर्स कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं, या ऑप्शन सी पूर्ण प्रतियोगिता, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है इसमें सभी विकल्प सही है, क्योंकि जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो मान्यता आधारित था कि पूर्ण रोजगार यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट भी होता है, उसमें नो इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति बनी रहती है। तो ये रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है वो उपयुक्त सभी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। ग्रेशम नियम संबंधित है। तो यहाँ पर ग्रेशम के नियम के बारे में बताया गया है कि इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं स्टूडेंट वो ये दे रखी हैं। ऑप्शन ए है मुद्रा पूर्ति, कि वो ग्रेशम का नियम किससे संबंधित था। ऑप्शन बी है मुद्रा एवं मूल्य, या वास्तविक निर्गत, या रोजगार। तो यहाँ पर ग्रेशम का मानना था, पहले तो ये ग्रेशम एक अर्थशास्त्री थे, कि उन्होंने ये कहा था जब अच्छी और बुरी मुद्रा एक साथ चलन में हो तो जो व्यक्ति होता है वो अपने स्वभाव से क्या करता है, अच्छी मुद्रा यानी कि अच्छे नोटों को अपने पास रख लेता है और जो बुरे नोट होते हैं उनको वो बाज़ार में निकाल देता है। तो ये जो नियम दिया गया था वो दिया गया था ऑप्शन ए मुद्रा पूर्ति में दिया गया था, कि ये जो नियम है वो मुद्रा पूर्ति से रिलेटिव है। इसमें ये कहा गया था ग्रेशम द्वारा कि जो मानव जो होता है वो उसका ऐसा स्वभाव है कि वो अच्छी चीज़ों को अपने पास रख लेता है और बुरी चीज़ों को वो बाहर कर देता है। तो जैसे ही उसके पास मनी आती है तो वो अच्छे नोटों को अपने पास रख लेता है और बुरे नोटों को वो मार्केट में चलन के लिए छोड़ देता है। तो इस तरह से मार्केट में क्या होता है, कभी कभी बुरे नोट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं और अच्छे नोट जो होते हैं, करेंसी जो होती है वो कम दिखाई देती है। वो इसी के वशीभूत होती है क्योंकि मानव अपने स्वभाव से क्या करता है, अच्छी चीज़ों को अपने पास रखना चाहता है और बुरी चीज़ों को अपने से दूर करना चाहता है। तो ये ग्रेशम का नियम है और ये संबंधित है मुद्रा पूर्ति से यानी कि मनी सप्लाई से। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में है किसी देश के लिए कौन सी पूंजी उत्पादन दर सर्वाधिक लाभदायक होगी। यहाँ पर पूंजी उत्पादन दर यानी कि जब उत्पादन करते हैं तो उसमें कौन सा पूंजी का जो रेशियो है वो सबसे अच्छा होगा, कि हम जब उत्पादन करें तो कौन सा पूंजी का रेशियो लगाए जिससे हमें जो वस्तु हम बना रहे हैं उसमें हम कम पूंजी द्वारा अच्छी वस्तु का निर्माण कर सके। तो हम ये रेशियो यहाँ पर जो दे रखी हैं, क्या हम 6 रुपये की पूंजी लगा के एक जो है इकाई को बनाए, या 5 रुपये की पूंजी लगाकर एक इकाई को बनाए, या 4 रुपये की पूंजी को लगाकर एक इकाई को बनाए, या 3 रुपये की पूंजी को लगाकर एक इकाई बनाए। तो यहाँ पर जो है सभी जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ये सोचते हैं कि कम से कम पूंजी में हमें एक अच्छी वस्तु का निर्माण हो सके हमारी। तो वो ये चाहेंगे कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही है कि वो 3 रुपये की पूंजी लगाकर एक वस्तु का यानी कि एक अच्छी वस्तु का निर्माण करना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक लाभदायक पूंजी उत्पादन दर है वो है 3:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानता को नहीं मापता है। तो आपने स्टूडेंट ये गिनी गुणांक, लॉरेंज वर्क ये पढ़े ही होंगे। तो ये जो है ये सारे आय की असमानता को मापते हैं। तो ऑप्शन ए और बी लॉरेंज वर्क और गिनी गुणांक ये मापते हैं, और ऑप्शन डी भी विभिन्न आय वर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत भी आय की असमानता को मापता है। लेकिन ऑप्शन बी जो है प्रति व्यक्ति आय, ये आय की असमानता को नहीं मापता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन बी है कि प्रति व्यक्ति आय जो है आय की असमानता को नहीं मापता है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है स्टूडेंट की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर अर्थशास्त्रियों के नाम दे रखे हैं और उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत जो है लागू किए थे वो यहाँ पर बोले गए हैं। तो अमर्त्य सेन जो थे वो तकनीकी चुनाव से संबंधित थे। हर्षमेन जो है वो असंतुलित विकास से संबंधित थे। रोस्टोव ने विकास के 5 चरण दिए थे।
और जी मिनरल जो है वो चक्रीय संचयी प्रवृत्ति से रिलेटेड है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अमर्त्य सेन आपको समझ में आ गया कि तकनीकी चुनाव का सिद्धांत दिया था। हर्षमेन ने असंतुलित विकास और रोस्टफ ने विकास का चरण और जी मिनरल ने चक्रीय संचयी प्रक्रिया का सिद्धांत दिया था। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि निर्मल ग्राम पुरस्कार संबंधित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, निर्मल ग्राम पुरस्कार संबंधित है। ऑप्शन ए है ग्रामीण पेयजल से, या ऑप्शन बी है वनों का बढ़ाना, या ऑप्शन सी है प्राथमिक शिक्षा, या ऑप्शन डी है संपूर्ण स्वच्छता अभियान। तो जो निर्मल ग्राम पुरस्कार संबंधित है वो ऑप्शन डी से संबंधित है कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो था वो निर्मल ग्राम पुरस्कार से संबंधित है स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन 9 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देख ले रहे हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को। और स्टूडेंट अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट जो कि यूपीपीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो वीडियो है वो लाभदायक हो सके और वो भी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट संबंधित है। किससे संबंधित है? मनमोहन सिंह से, या बिल गेट्स से, या मोहम्मद यूनुस से, या आंग सान सू की से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है स्टूडेंट वो ऑप्शन है ऑप्शन सी मोहम्मद यूनुस से, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है वो एक बांग्लादेशी सामाजिक अर्थशास्त्री थे और जिन्होंने ग्रामीण बैंक और सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के लिए नोबेल पुरस्कार 2006 में दिया गया है जिन्होंने ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट से संबंधित जो है व्याख्या को प्रस्तुत किया था। तो ये इनका सही ऑप्शन है कि मोहम्मद यूनुस द्वारा ही ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट से रिलेटेड है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान होता है। क्या योगदान होता है? बढ़ता है या फिर घटता है, या स्थिर रहता है, या अस्थिर रहता है? तो आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का जो योगदान होता है वो ऑप्शन ए सही है, बढ़ता है। क्योंकि जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि आती जाती है वैसे ही राष्ट्रीय आय में जो सेवा क्षेत्र होता है वो बढ़ता जाता है। तो आई होप स्टूडेंट मैंने आज इतने ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए और बहुत जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। तो आपके जैसे ही यूपीपीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अपलोड कर दूँगी, ताकि आप लास्ट मोमेंट में अगर इन प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को समझ कर जाते हैं तो और आपके एग्ज़ाम पेपर में आते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा एक कंटेंट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगी और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।